वचनम, वचन का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? गिनती, संख्या। शब्द के जिस भी रूप से किसी भी वस्तु का, जिस भी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, इन सभी के पद जब हमें संख्या का बोध कराते हैं कि ये कितनी संख्या है, एक संख्या है, दो संख्या है या बहुत सारी संख्या हैं, तो ये क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। जिससे संख्या का बोध हो वो वचन कहलाता है। संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि भवन्ति, त्रियाणां लिंगानां शब्दानां स्वरूपं त्रिषु वचनेषु एतेन प्रकारेण भवति। संस्कृत भाषा में त्रीणि अर्थात तीन, वचनानि वचन, भवन्ति होते हैं, त्रियाणाम तीनों, लिंगानाम लिंगों के, शब्दानाम शब्दों का, स्वरूपम स्वरूप, त्रिषु तीनों, वचनेषु वचनों में, एतेन प्रकारेण भवति इस प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। क्या क्या होता है? संस्कृत भाषा में तीन वचन हो गए, तीनों लिंगों के शब्दों का स्वरूप तीनों वचनों में, यानी कि तीन लिंग। आपने लिंग कौन कौन से पढ़े? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। उन तीनों लिंगों में अब वचन कितने हैं? तीन। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीन लिंग पढ़े, तीन वचन पढ़े। तीनों लिंगों में तीनों वचन होते हैं। पुल्लिंग में भी तीन वचन होंगे, स्त्रीलिंग में भी तीनों वचन होंगे और नपुंसकलिंग में भी तीनों ही वचन होंगे। आगे जब रूपों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी छोटे छोटे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इनका आपस में हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे मतलब संबंध क्या है ना। तो पहले पढ़ते हैं वचन के बारे में कि एक वचन किसे कह रहे हैं? एक वचनम एकस्य कृते, यानी कि एक के लिए, एकस्य एक के, कृते माने लिए। द्विवचनम द्वयो कृते, दो के लिए। बहुवचनम त्रियाणाम अथवा बहुनाम कृते, तीन या तीन से अधिक के लिए। अब पढ़ते हैं पुल्लिंग। तीनों लिंगों में अब हम इस चीज को समझेंगे कि तीनों लिंगों में तीनों वचन। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग में पहले एक वचन वृक्षः, यानी कि एक वृक्ष। द्विवचनम वृक्षौ, बहुवचनम वृक्षः। तो पुल्लिंग वृक्ष क्या है? पुल्लिंग में है। इसकी जगह अगर बालक होता, बालकः, बालकौ, बालकः। आप मेरी पुरानी पीछे वाली, इससे पीछे वाली वीडियो देखोगे जब वचन की, तब मैंने उसमें थोड़ा सा रूप के बारे में हल्का सा समझाया है। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्राओं के चेंजेस से हमें ये पता चलता है कि एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। संस्कृत में कभी भी ऐसे तो यूज़ होता नहीं है ना कि दो वृक्ष या द्विवृक्षः, ऐसे तो नहीं होता है। संस्कृत में रूप के माध्यम से ही हम समझते हैं कि वृक्षौ, वृक्षौ है तो दो वृक्ष की बात हो रही है, वृक्षः है एक वृक्ष की बात हो रही है, और वृक्षाः है तो बहुत सारे वृक्ष की बात हो रही है। तीन है या तीन से ज़्यादा हैं, जहाँ पे हमें बहुवचन का प्रयोग करना होता है। तो वृक्ष क्या है? अकारांत है, तो अकारांत में इस तरीके से रूप बनेंगे। उसके बाद चलते हैं हम स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंग में एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। घड़ी एक घड़ी है, आगे द्विवचन में आप देखोगे दो घड़ी, और बहुवचन में दो से ज़्यादा घड़ी हैं। तो घटिका स्त्रीलिंग है, घड़ी, घड़ी चलती है ना। जब मैंने लिंग के बारे में बताया था कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो घड़ी चलती है, घड़ी में कैसे घड़ी का प्रयोग करेंगे आप? घड़ी दीवार पर लगी है, या मैंने घड़ी पहन रखी है, जिससे हमें पता चल रहा है ना कि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है ये। तो घटिका। स्त्रीलिंग में जब हम एक वचन में रूप बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? क्योंकि आप अगर आसपास भी चीज़ों को सोचो कि स्त्रीलिंग में ज़्यादातर आप नाम या फिर ज़्यादातर चीज़ें, वस्तुओं के नाम में क्या होता है कि मात्राएं देखोगे आप तो बड़े आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो इनसे थोड़ा सा पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। जैसे आप सोचो गीता, गीता नाम लड़कियों का ही होगा,
है ना, कमला, माला, राधिका। तो ये सब क्या है, ये आ की मात्रा है, और आ की मात्रा से ज़्यादातर 90% ऐसा ही होता है। तो घटिका, यहाँ पे आकारांत है ये घटिका, घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। तो घटिका, घटिके, घटिका। स्त्रीलिंग में एक वचन में घटिका, द्विवचन में घटिके और बहुवचन में घटिका। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आता है नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम अर्थात एक पुस्तक, पुस्तके अर्थात दो पुस्तक, पुस्तकानि यानी कि बहुत सारी पुस्तकें। तो संस्कृत में नपुंसक लिंग में अकारांत में भी माँ हलंत, देखो आप माँ के नीचे कॉमा सा या कुछ लगा हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे संस्कृत में हलंत बोलते हैं। ऊपर भी देखो नपुंसक लिंगम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम सब जगह लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं हलंत। तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या है, अगर हलंत लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि ये इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, ये अपने आप में व्यंजन है। माँ तो व्यंजन में ही आता है और इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं मिला है। अगर कोई भी बिना हलंत का स्वर तुम आपको दिखाई देता है, वो व्यंजन आपको दिखाई देता है, बिना हलंत का व्यंजन दिखाई देता है मान लीजिए, तो इसका मीन्स ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई स्वर जरूर है। एक सिर्फ छोटा आ यानी कि आ जो होता है उसका स्वर, उसकी कोई मात्रा नहीं है, जब वो किसी व्यंजन के साथ में मिलता है तो उस व्यंजन को बस पूर्ण बना देता है, पूर्ण कर देता है, वहाँ पर हलंत हट जाता है। बाकी सब तो आप मात्रा के साथ पहचान लेते हो, है ना, कि किस चीज़ की मात्रा है। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। नपुंसक लिंग में अकारांत में रूप ऐसे ही बनते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। फल होता अगर तो फलम, फले, फलानी। फले मतलब दो फल, पुस्तकें मतलब दो फल, दो पुस्तकें, पुस्तकानि बहुत सारी पुस्तकें, फलानी बहुत सारी फल। ऐसे ही कमलम, कमले, कमलानी, एक कमल, दो कमल, बहुत सारे कमल। तो ये हमारे नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल हो गए। उससे पहले मैंने आपको स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल्स बता दिए, घटिका, घटिके, घटिका, है ना। कोकिला का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कोकिला, कोकिले, कोकिलाह। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिलाह बहुत सारी कोयलें। कोयल समझते हो ना, जो जिसकी साउंड कैसी होती है, कू। ऐसे ही अब एक वचन वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। अगर हम इसकी बात करें, सिंहः, सिंहौ, सिंहः। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। एक घोड़ा, दो घोड़े, बहुत सारे घोड़े। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में वचन तीन होते हैं और तीनों वचनों में रूप यानी कि शब्द जब अपनी लिंग के हिसाब से हम यूज़ करते हैं तो सबके रूप और सबकी मात्राएं बदल जाती हैं, जिससे वो पहचान में आते हैं कि वो किस लिंग में आते हैं और किस वचन में आते हैं। सिर्फ आपके शब्दों से ही, जो आप लिखोगे उस शब्द से ही, उनकी मात्राओं से ही, उनके विसर्ग से ही, उनके हलंत से ही समझ में आता है कि आपने इसको किस लिंग में रखा है और कौन सा वचन इसके अंदर प्रयोग किया है। मान लीजिए आप वृक्षः, वृक्ष पुल्लिंग में आता है, राइट, और आप इसमें कर दो वृक्षम, तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने वृक्ष को पुल्लिंग के अंदर नहीं रख करके नपुंसक लिंग में रख दिया है। मान लीजिए पुस्तकम, पुस्तकम क्या है, नपुंसक लिंग है, बेजान चीज़ होती है पुस्तकम, राइट। उसको मैंने पुस्तकः कर दिया, का के आगे विसर्ग लगा दिए, तो मुझे समझ में आएगा ना कि वो पुल्लिंग में चला गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपने मान लीजिए कि आप लिखना चाह रहे थे पुस्तके यानी कि दो पुस्तक, आपने लिख दिया पुस्तकौ, तो आपका ये शब्द गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने लिंग ही बदल दिया उसका। पुस्तक
एक नपुंसक लिंग है और आपने पुस्तकौ करके उसको पुल्लिंग में दिखा दिया, और पुल्लिंग में दिखाने से आपका रूप बदल गया, और आपका रूप जब बदला तो वो वहाँ पर आपका शब्द गलत हो गया। इसीलिए संस्कृत में जितना वचन इम्पॉर्टेंट है उतना ही लिंग भी इम्पॉर्टेंट है। लिंग के साथ वचन को जब आप समझेंगे तब आप जब आप अनुवाद करेंगे या फिर जब आप पढ़ेंगे या फिर आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, लाइक आंसर्स देंगे छोटे छोटे, तभी आप सही कर सकते हो जब आप लिंग और वचन में आपस में संबंध देख सको। मुझे लग रहा है कि मैंने आपको आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में आपके बेल आइकन दिखता है, उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जब मेरी अगली वीडियो आए उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे मैं एक और इजी वे में आपको समझाने के लिए स्वर जो हमारे उच्चारण वाले शब्द हैं, शब्द नहीं स्वर या व्यंजन हैं, उनके स्थान बताने के लिए आपको बहुत आसान से तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए चलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स।